सो हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। तीसरे पार्ट में हम आ चुके हैं और क्लास 11 के हिस्ट्री एंड एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। आई होप आपने पहला दूसरा पार्ट ज़रूर देखा होगा। आप हमारे साथ एपी फैमिली पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको टेलीग्राम अकाउंट पे सारे नोट्स मिलते हैं और myepathtshala.com वेबसाइट है जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन, नोट्स, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। उसके साथ साथ हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट जहाँ पे ई पाठशाला, हम आपसे दो चार बातें शेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब जो हम बात करने जा रहे हैं, रोमन एम्पायर के बारे में कि किस तरीके से रोमन एम्पायर चलता था। देखो, मैंने आपको सारे राजाओं के बारे में बताने की कोशिश करी थी। कोई भी राजा अगर तीन साम्राज्य में, इतने बड़े 3 कॉन्टिनेंट में अपना पूरा का पूरा साम्राज्य चला रहा है, तो उसके चलाने का एक कारण नहीं हो सकता भाई, वो बहुत तगड़ी तरीके से पैसे को ले रहा है और जब जाके इतनी बड़ी वास्ट टेरिटरी को पूरी तरीके से चला पाता है। यहाँ पर रोमन एम्पायर के अंदर जो राजा जितने भी आए, समय समय पे राजाओं ने ये देखा कि जहाँ जहाँ पे सेनेटोरियल प्रोविंसेस थे, यानी कि सेनेटोरियल प्रोविंसेस का मतलब होता है जहाँ पर सेनेट्स जो सेकंड नंबर के प्लेयर थे वो पावरफुल होते थे, तो कहीं कहीं पे वो लोग भी अपना क्या कहते हैं रुतबा चलाया करते थे और कभी कभार राजाओं को टैक्स भी कम दिया करते थे। तो ऐसे में राजा के अंडर में आर्मी होती थी पूरी तरीके से और वो राजा उन सेनेटोरियल प्रोविंसेस को पूरी तरीके से अपने अंडर में करके फिर टैक्स वसूला करता था। तो कहने का मतलब ये है कि हमें छोटा छोटा ये झलकियाँ भी दिखाई गई है कि किस तरीके से रोमन एम्पायर के अंदर राजा जो होते थे वो समय समय पे अपने आप को पावरफुल भी दिखाते रहे। अगेन आई एम सेइंग दैट कि क्या कहते हैं, अगस्टस का टाइम पीरियड बड़ा ही पीसफुल था, क्योंकि उस व्यक्ति ने बहुत बड़ी मात्रा के अंदर शांति के दौर को कायम रखा था। वो अर्ली रोमन एम्पायर था। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा कि 100 साल के गैप के बाद लेट रोमन एम्पायर में क्या क्या चेंजेस आने चालू हो गए। चलिए, द वास्ट एम्पायर, रोमन एम्पायर वॉज कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव विद द हेल्प ऑफ अर्बनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? देखो, किसी भी साम्राज्य को अगर चलाना है या जीतना है तो ऑफकोर्स हमें पता है कि वो शहरीकरण वहाँ पे होता रहेगा। मतलब जहाँ पे रूरल प्लेसेस है उसको शहरीकरण कर देंगे, टेक्नोलॉजी थोड़ी सी बढ़ा देंगे और वहाँ पे टैक्स का सिस्टम ज़्यादा कर देंगे। अगर टैक्स ज़्यादा होगा तो राजा को ज़्यादा फायदा होगा। सो इन द केस आई एम सेइंग दैट, अगर मैं कहूँ तो सब्जेक्ट टू टैक्सेशन, यानी कि हर प्रांत, हर एक एरिया पूरी तरीके से टैक्स के अंडर में था। भाई, आज के इंडिया में, दिल्ली के अंदर, और दिल्ली में दिल्ली सरकार है, पैसा ले रही है। इंडिया के अंदर इंडियन गवर्नमेंट है, टैक्स ले रही है। विदाउट टैक्स वो चल नहीं सकती है। आपके हर एक चीज़ पे जो भी आप कुछ खरीदते हो उस पर वैल्यू एडिड टैक्स लगाया जाता है और जीएसटी इंक्लूड अब अलग से हो गया है। तो सोचिए 18% तो आपका टैक्स कट रहा है। तो सरकार पैसा ले रही है ना, अब वो आपसे डायरेक्टली घर घर आके पैसा नहीं ले रही है, आपको हर सामान पे पैसा ले रही है। पर ये लोग उस समय पे हर किसी जगहों से टैक्स लिया करते थे। अब क्योंकि रोमन एम्पायर 3 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था, तो कुछ ऐसी प्लेसेस थी जो राजा के ज़्यादा कंट्रोल में थी, जैसे कि एथेंस है, कॉन्स्टेंटिनोपल है, एंटियोक है, जेरूसलम है, एक्सलेंड्रिया है यानी कि सिकंदरिया बोलते हैं इसे, कार्ट्रेज है और रोम है। ये ऐसी प्लेस थी जहाँ पे राजा को सबसे ज़्यादा टैक्स मिला करता था और इन्हीं जगहों से वो अपने पूरे इतने बड़े साम्राज्य को कंट्रोल किया करता था, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर ग्रीक और लैटिन भाषा का ही इस्तेमाल होता था और बड़े वर्ग के लोग सिर्फ इसी का इस्तेमाल करते थे। एनसीईआरटी हमें बताती है कि एक जगह है जैसे हम हेरोड बोलते हैं, ठीक है, हेरोड, हिंदी में भी इसे हेरोदस लिखा हुआ है इसे हिंदी में। तो हेरोदस एक प्लेस है, अगर आप देखने की कोशिश करो तो यहाँ पे गैलीज है और यहाँ पे आपको हेरोड्स के बारे में थोड़ा सा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा है ना, 3 नंबर पे हेरोड्स एंटिपस, ये एक जगह है। ये क्या जगह है, ये भी आपको क्या कहते हैं कहाँ देखने को मिल जाएगा, ये आपको देखने को मिल जाएगा क्या कहते हैं एशिया के कॉन्टिनेंट की कंट्री के अंदर। ऐसा बोला जाता है कि इस किंगडम के अंदर से 5.4 मिलियन डेनरीज, डेनरीज का मतलब वहाँ पे एक कॉइन होता है। रोमन साम्राज्य में 2 कॉइन चलते थे, एक था दिनार, एक था डेनरीज, मतलब एक था दिरम, एक था डेनरीज। दिरम गोल्ड का होता था और दिरम जो होता था वो गोल्ड का होता था और डेनरीज जो होता था वो चांदी का सिक्का होता था। तो ऐसा बोला जाता है कि इस एक साम्राज्य में इतने सारे गोल्ड के कॉइन मिले हैं जो लगभग 1000 कितना हो गया ये, 1,25,000 किलोग्राम गोल्ड के बराबर है। और एक सिल्वर की, जो रोमन एम्पायर के सिल्वर का कीमत होता था उसमें 4.5 ग्राम प्योर सिल्वर का इस्तेमाल होता। इससे आप ये कह सकते हैं कि रोमन साम्राज्य के लोग
कॉइन्स के रूप में गोल्ड में भी व्यापार किया करते थे और सिल्वर में भी व्यापार किया करते थे। सोचो अगर किसी एक राज्य के अंदर सिल्वर में गोल्ड में बिजनेस हो रहा है तो कितना ज्यादा वो बाहर के बिजनेस को कैच कर सकता है। रोमन एम्पायर के गिरने का भी यही कारण था कि उसने अपने एम्पायर के अंदर चांदी के सिक्कों का ज्यादा इस्तेमाल करा, विच इज वेरी प्रीशियस मटेरियल, है ना। कोई स्टेट अगर सोने और चांदी के सिक्कों में व्यापार कर रहा है तो भाई उसकी कंट्री से तो सोना चांदी निकलता चला जाएगा ना। मान लो इंडिया के अंदर अगर ट्रेड हो रहा है तो भैया सिंपल सी बात है कि हम लोग तो यही देखेंगे कि इंडिया के पास अगर ये सारा का सारा सोना चांदी जा रहा है तो इंडिया को ज़्यादा फायदा हो जाएगा, रोम के साम्राज्य को कम फायदा होगा। तो ऐसा कहा जा सकता है। और दूसरे लोग अगर अटैक भी करेंगे इनके ऊपर तो ये भी एक कारण बनेगा। तो कारतेज अगर हम देखें, जैसे कि मैंने मैप में भी दिखाने की कोशिश करी थी अभी, कारतेज, एक्सलेंड्रिया जिसे हम सिकंदरिया कहते हैं, एंटियोक, ये ऐसी जगह थी जो मेडिटेरियन सी के पास जो थी वो स्थित थी और यहाँ पे इंपीरियल सिस्टम बहुत बड़ी मात्रा में चलता था। राजशाही शासन हम उसे बोल सकते हैं। इट वॉज द थ्रू दीज सिटीज दैट गवर्नमेंट वॉज एबल टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द प्रोविंसेस कंट्री साइड विद जनरेटेड मच ऑफ द वेल्थ। ये 5-6 जगह ही थी जो मैंने अभी आपको मैप में दिखाई, वहां से बहुत बड़ी मात्रा में टैक्स को उठाया जाता होगा सरकार के द्वारा या वहां के राजाओं के द्वारा। कारण सिंपल सा ये है कि अगर राजाओं के द्वारा वो वहां से उठाया जाता है तो भाई वो क्योंकि भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी के पास सिचुएटेड बड़ी मात्रा में वो है जगह। अच्छा, यहाँ पे बोला गया है कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि लोकल अपर क्लास जो है एक्टिवली इन्वॉल्व इन रोमन स्टेट इन एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ देयर ओन टेरिटरी एंड कलेक्टिंग टैक्स फॉर देम। कभी कभार ऐसा भी होता था कि राजा लोग क्या करते थे कि छोटे छोटे जैसे कलेक्टर ऑफिसर्स होते हैं ना, एजेंट टाइप, तो अपर क्लास के जो वेल्दी क्लास के ग्रुप के लोग थे ना वो पैसा इकट्ठा करने में राजा की मदद किया करते थे। कभी कभार ऐसा भी होता था कि यही अपर क्लास जो होता था ये पावरफुल बनने लग गया था और यही उधर के आर्मी को कमांड भी करने लग गया था। तो ऐसी सिचुएशन में ये राजा को टैक्स भी कम देने लग गए थे और इसी वजह से रोमन एम्पायर में थोड़ा बहुत सिस्टम बदलने लग गया था। तो ऐसे में मैं कह सकता हूँ दे बिकम मच पावरफुल देन द सेनेटोरियल क्लासेस बिकॉज दे हैज बैकिंग द एम्परर। मतलब ये सीनेट वर्ग की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली हो गए थे क्योंकि उनके पास सम्राट का समर्थन था। भाई दो ही जगह से कंट्रोल होती है टेरिटरी, एक तो राजा के अंडर में और एक था आपके सेनेटोरियल्स के स्टेट के अंडर में। लेकिन जहाँ सेनेट्स राजा को पैसा नहीं देते थे वहाँ पे छोटे छोटे अपर वेल्दी क्लास जो होते थे वो राजा को पैसा कलेक्ट करके दे देते थे। इससे वहाँ किसी स्टेट के सेनेट्स जो होते थे वो राजा से नाराज हो जाते थे। अब राजा को तो अपनी पावर बनाए रखनी है तो ऐसे केसेस में क्या करते थे, सीनेट्स क्या कहते हैं राजा को वीक करने की कोशिश कर सकते थे क्योंकि सीनेट की नहीं चल पा रही है। ऐसे में राजा क्या करते हैं, एक राजा है गैलीलियस, अगर आप देखें रोमन एम्पायर का राजा बना था ये 253 से 268 के बीच में, एडी की बात हो रही है, ठीक है। ये भी एक अर्ली रोमन एम्पायर का पार्ट नहीं होगा, ये लेट रोमन एम्पायर का पार्ट बन जाएगा। लेट रोमन एम्पायर के अंदर एक राजा आया था एम्परर गैलेनियस। उसने क्या करा, उसने मिलिट्री कमांडर का क्या कहते हैं सपोर्ट लिया और बहुत सारे सीनेटर्स को उनकी पावर से और उनकी जगह से निकाल दिया। इस तरीके से उसने अपने गिरते हुए साम्राज्य को बचाया। समझ रहे हो, क्योंकि भाई आप खुद भी देख लीजिए कि मुगल्स कमजोर क्यों पड़े, आप खुद ही देख लीजिए कि मौर्यंस कमजोर क्यों पड़े, गुप्ता कमजोर क्यों पड़े, क्योंकि गुप्ता के अंडर में जितने सामंती लोग थे वो राजा को कमजोर बनाते थे और अपनी पावर को खुद और अच्छा स्ट्रांग बनाने की कोशिश करते थे। ये एकमात्र कारण देखा गया। अच्छा, दूसरी बात, सबसे अच्छी बात क्या थी इसमें, देखो रोमन एम्पायर के अंदर ना कुछ ऐसा सिस्टम था जैसे हमारे इंडिया के अंदर पावर शेयरिंग है ना, जैसे हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है, इंडिया के अंदर सेंट्रल पावर सबसे ऊपर है, उसके बाद स्टेट पावर हमें देखने को मिलती है, देन उसके बाद हमें लोकल गवर्नमेंट देखने को मिलती है, ऐसा देखने को मिलता है इंडिया के अंदर। लेकिन उस समय न्याय का सिस्टम कुछ अलग था। न्याय के सिस्टम में यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे भी कुछ ऐसा वर्ग बांटा गया था। अगर आप देखें तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट जो होता था सिटी का वो सबसे इंपॉर्टेंट था, देन काउंसिल होता था और उसके बाद विलेज होती थी। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों को अलग अलग लेवल पे पावर को बांटा गया। तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट सबसे ऊपर क्या कहते हैं हो गया, फिर देन काउंसिल मिनिस्टर्स हो गए उस प्लेस के, और उसके बाद यहाँ पे विलेज के छोटे छोटे ऑफिसर्स हो गए जो उस जगह को संभालते थे। तो ये एक सही पैटर्न था पूरी तरीके से शहरों के अंदर एक नियम और कायदे कानून को बनाने का, जो रोमन एम्पायर के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में था। रोमन एम्पायर के अंदर जो भी सिटीज़ जैसे रिहायशी प्लेस होते थे, उन रिहायशी प्लेसेस के अंदर ऐसा दिखाया जाता था
कि एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी कमी नहीं रखी गई थी। जैसे हायर लेवल के एंटरटेनमेंट प्लेसेस थे, एंजॉय करने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। जब भी क्या कहते हैं फेमिनाइन आता है, मतलब जैसे देहाती इलाकों के अंदर, इन शहरी इलाकों के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता था। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है थर्ड सेंचुरी क्राइसिस। थर्ड सेंचुरी क्राइसिस क्या है दोस्तों? रोमन साम्राज्य के अंदर एक ऐसा दौर आया जिस टाइम पीरियड पर बहुत सारे राजा ख़त्म होने चालू हो गए और रोमन एम्पायर का कंट्रोल छूटने लग गया और रोमन एम्पायर धीरे धीरे कमज़ोर होता रहा। उसके लिए हमें बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। फर्स्ट से सेकेंड सेंचुरी वर अ पीरियड ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक एक्सपेंशन, बट थर्ड सेंचुरी क्राइसिस was most dangerous crisis। इसको टाइमलाइन से दिखाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। देखिए, बच्चों को समझ में नहीं आता ये है क्या। अगर हम लोग यहाँ से आने की कोशिश करें, 1 सेकेंड, हाँ ये ठीक है। अगर हम लोग ऐसे देखें, आप लोगों ने पढ़ा था टाइम पीरियड जीरो से पीछे आपने पढ़ा था, यहाँ पे अगस्टस का टाइम पीरियड था 27 BC से लेके यहाँ पे 14 AD तक टाइम पीरियड अगस्टस का था। देन टाइबेरियस वगैरह वगैरह सब आ गए थे। अगर हम लोग ये देखने की कोशिश करें कि 100 AD से लेके 200 AD का टाइम पीरियड, ये वाला टाइम पीरियड बड़ा ही पीसफुल था, या इससे पहले भी टाइम पीरियड जो था बड़ा ही पीसफुल था। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे 201 से लेके, ये 2001 लिख दिया मैंने, 201 से लेके 201 AD से लेके हम 299 AD तक देखें तो जो 100 साल का टाइम पीरियड था, ये 100 साल का टाइम पीरियड, ये 100 साल का टाइम पीरियड थर्ड सेंचुरी कहलाया। और थर्ड सेंचुरी क्राइसिस पूरी तरीके से बड़ा ही खतरनाक था रोमन एम्पायर के लिए। वो क्या था अगर हम देखें थर्ड सेंचुरी क्राइसिस में, तो इन 225 न्यू डायनेस्टी लाइक ससीडियन जो थे वो ईरान के अंदर इवॉल्व होने लग गए। वो अपने एक्सपेंशन को बढ़ाने लग गए, वो यूफ्रेट नदी के उस तरफ आने लग गए जहाँ पे रोमन एम्पायर था। एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा दूँ, ये ससीडियन एम्पायर है, ये एंटियोक आ गया, ये आपका यहीं पे ही वो नदी है जो आपको देखने को मिलती है यूफ्रेट एंड टाइग्रिस। वो इस नदी को पार करके एंटियोक के ऊपर, दमिश्क के ऊपर, है ना, और ये कॉन्स्टेंटिनोपोल है, यहाँ पे इनके कार्थेज है, सिकंदरिया जगह है, यहाँ पे इन लोगों ने अटैक करना चालू कर दिया। और जिसका एग्जाम्पल है ये, अगर आप फेमस रॉक इंस्क्रिप्शन पे देखें जिसमें शाहपुर प्रथम है, ईरान के रूलर हैं, उन्होंने क्लेम करा था कि उन्होंने 60,000 क्या कहते हैं रोमन एम्पायर की आर्मी को कैप्चर कर लिया था। इसका प्रूफ हमें देखने को मिलता है इस पिलर के ऊपर। सोचिए, ये है एनसीईआरटी के अंदर, और ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये बताया जाता है कि रोमन एम्पायर जो था उसमें जर्मन ट्राइब्स पीपल जो थे, अगर जर्मन ट्राइब्स पीपल हम यहाँ पे देखें तो ये राइन नदी है, ये डाइनूब नदी है, यहाँ पे जर्मन ट्राइब्स थे, यहाँ पे जर्मन ट्राइब्स थे। उन्होंने क्या कहते हैं डाइनूब फ्रंटियर के और राइन फ्रंटियर को पार करके रोमन एम्पायर के पास आने लग गए। दूसरा, 233 से लेके 280 तक अगर हम देखें तो रोमन एम्पायर के ऊपर बहुत सारे इसी टाइम पीरियड पे हमले होते रहे। मतलब यहाँ से तो हमले हुए और यहाँ से भी हमले होना चालू हो गए। तो देख रहे हो, तो एक तो ये हमले होने चालू हो गए, दूसरा उसी टाइम पीरियड पे बहुत बड़ी मात्रा के अंदर बारबेरियंस भी आए। तो दोस्तों 47 सालों के अंदर 25 सम्राट जो है 3 शताब्दी में बदल गए, और इसी वजह से पूरे रोमन एम्पायर की हिस्ट्री बदल गई। और पूरे रोमन एम्पायर में बहुत कुछ धांधलेबाजी हुई। फिर नए तरीके से राजा आए, उन्होंने देखा कि जितनी टेरिटरी बची हुई है उन टेरिटरी को सही तरीके से चलाना कैसे, वगैरह वगैरह। सो ये था वीडियो के तीसरे पार्ट में। मुझे पता है कि हिस्ट्री बड़ी कठिन है, लोगों को समझ में नहीं आती है, टेक्स्ट बुक से बड़ी बोरिंग लगती है, लेकिन आप एनसीईआरटी की जो भी प्लेलिस्ट है हमारे साथ पढ़ रहे हैं पाठशाला के साथ। मेरा नाम था विजय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।